हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पनीशिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया और इंडिया के क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कमिटमेंट्स के बारे में। हम ये इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि लास्ट वीक यूएन क्लाइमेट एम्बिशन समिट करवाई गई थी वर्चुअल फॉर्मेट में। ऑब्वियसली मीटिंग में इन पर्सनल मीटिंग नहीं हुई थी, बट वर्चुअल फॉर्मेट में ये समिट करवाई गई थी ताकि 5 साल पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट के जो पूरे हुए हैं उसको सेलिब्रेट किया जा सके। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि इंडिया ने पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट्स के अंदर क्या क्या कमिटमेंट्स किए हैं। उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट है क्या और उसमें कौन कौन सी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। इंडिया ने पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट में क्या वादे किए हैं, कमिटमेंट्स किए हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में क्या डिसएग्रीमेंट्स है क्लाइमेट चेंज को लेकर, जिसकी वजह से हमें ऐसी स्टेटमेंट्स देखने को मिलती है कि इंडिया इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो अपनी तरफ से जिम्मेदारी जो है वो निभाने के लिए डेवलप्ड कंट्रीज तैयार नहीं है या डेवलपिंग कंट्रीज भी अपने आप को क्लाइमेट चेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर कर रही है। ये हम आज समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस बिगिन। देखिए, क्लाइमेट चेंज क्या है। बेसिकली क्लाइमेट चेंज ऐसा फिनोमेना है जो वर्ल्ड के अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से वर्ल्ड टेम्परेचर्स या ग्लोबल टेम्परेचर्स के राइज के वजह से होता है। तो इंडिया और बाकी की कंट्रीज, स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज काफी ग्रीन हाउस गैसेज एमिट करती हैं। ग्रीन हाउस गैसेज के अंदर ये 6 गैसेज आपके सामने जो आपकी स्क्रीन पे है: कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सोडियम हेक्साफ्लोराइड, परफ्लोरोकार्बन्स, ये सब जो हैं ग्रीन हाउस गैसेज। इन्हें ग्रीन हाउस गैसेज क्यों कहा जाता है? ये बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट को जन्म देते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जिसकी वजह से सन की इंफ्रारेड रेज वो एंटर तो कर जाती हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, लेकिन वापस बाहर नहीं जा पाती और इनको ट्रैप करने का काम करती हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस, जिसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर में इंक्रीज हो रहा है और ग्लोबली क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज को आप कैसे देख सकते हैं? दिखने में वो कैसा लगता है? सी लेवल के राइज होने की वजह से, पोलर पोल्स के ऊपर, आर्कटिक पोल और एंटार्क्टिक पोल के ऊपर, साउथ पोल और नॉर्थ पोल के ऊपर बर्फ के पिघलने की वजह से, ग्लेशियर्स के ऊपर बर्फ पिघलने की वजह से, और साथ ही साथ वेदर पैटर्न्स का बिल्कुल चेंज हो जाना, जैसे सडन साइक्लोन्स आ जाने, अनसीजनल रेनफॉल होनी, बहुत हाई अमाउंट में रेनफॉल होना, स्नोफॉल होना। ये सब इंडिकेटर्स है कि क्लाइमेट चेंज कहीं ना कहीं काम कर रहा है। तो क्लाइमेट चेंज को लेकर हमने एक अग्रीमेंट साइन किया था 2015 के अंदर, जिसको कहते हैं पेरिस क्लाइमेट डील। क्यों? क्योंकि वो पेरिस के अंदर साइन हुआ था। लेकिन पेरिस क्लाइमेट डील क्या है, उसे समझने से पहले हमें हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि आज से लगभग 30 साल पहले 1992 के अंदर। 1992 के अंदर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC साइन किया गया था ब्राजील के शहर रियो डे जनेरियो के अंदर। और इस अग्रीमेंट के तहत आपको क्लाइमेट चेंज के अंदर सभी कंट्रीज, जितनी भी ग्लोबल कंट्रीज हैं, उनको इन्वॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक पर्टिकुलर कंट्री रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के लिए। जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज हम देखते हैं उनके सोर्सेज क्या क्या है? उनके सोर्सेज इंडस्ट्रीज हैं, उनके सोर्सेज एनर्जी सेक्टर है, उनके सोर्सेज फॉसिल फ्यूल्स को जलाने की वजह से है, इवन एग्रीकल्चर सेक्टर, एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, इन सब सेक्टर्स की वजह से तो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं और सभी कंट्रीज के अंदर बढ़ रही हैं। तो इसलिए सभी कंट्रीज को आपस में एक एग्रीमेंट करना पड़ा जिसका नाम था यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इससे पहले एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC नाम की संस्था ने एक रिपोर्ट निकाली थी, जिसको फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट भी कहा जाता है। 1988 के अंदर ये संस्था बनी थी और वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन प्लस यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इन 2 ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके ये तीसरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। क्या था इसका नाम? IPCC। और IPCC क्या करता है? बेसिकली क्लाइमेट चेंज के ऊपर रिसर्च कंडक्ट करवाता है और जो भी इसकी रिपोर्ट्स होती हैं वो ये असेसमेंट देती है कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से अर्थ के क्लाइमेट के ऊपर और अलग अलग कंपोनेंट्स के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। 1988 के बाद इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की जिसके हिसाब से अगर तुरंत ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को कम नहीं किया गया तो अर्थ का टेम्परेचर 2100 साल 2100 के अंदर 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा।
अब ये 3 डिग्री सेल्सियस हम कहां से मेजर कर रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई हमें बेसलाइन तो लेना पड़ेगा। ये 3 डिग्री सेल्सियस हम मेजर कर रहे हैं प्री इंडस्ट्रियल एरा से। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था बेसिकली 1800 यानी कि 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में, और उस समय से पहले का टाइम हम देख रहे हैं कि तब क्या टेम्परेचर होता था, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद आज की डेट में क्या टेम्परेचर चल रहा है उससे हम कंपेयर करते हैं। और ये कंपेयर करके हमें ये मिला कि साल 2100 तक टेम्परेचर 3.5 से 4 डिग्री भी बढ़ सकता है। और अगर ऐसा होता है तो सारे जितने भी पोल्स पे बर्फ है वो सारी मेल्ट हो जाएगी, कोस्टल एरियाज में फ्लड्स आ जाएंगे और रेनफॉल पैटर्न्स में बहुत बदलाव होगा। तो इसके इम्पैक्ट्स को तो हम अलग से भी स्टडी कर सकते हैं, बट इतना समझ लीजिए कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट हर कंट्री के ऊपर पड़ेंगे और अलग अलग ढंग से पड़ेंगे। इसके लिए रियो डे जेनेरियो में ये साइन किया गया, क्या, UNFCCC। अब इस UNFCCC की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं हर साल, जिसको कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP। अब हमने अग्रीमेंट तो साइन कर लिया, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है? इंप्लीमेंट करने के लिए आपको कोई ना कोई प्रोटोकॉल साइन करना पड़ेगा, जिसके हिसाब से आप कंट्रीज के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालोगे कि कंट्रीज जो हैं अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करेंगी। वैसे ही एक प्रोटोकॉल था क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो जापान की अंदर है और वहां पे 3rd COP हुआ था, तीसरा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था। इस क्योटो प्रोटोकॉल के बाद Annex 1 कंट्रीज और Annex 2 कंट्रीज करके दुनिया के देशों को डिवाइड कर दिया गया। Annex 1 में वो कंट्रीज थी जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री थी, जैसे US, UK, कनाडा, यूरोपियन यूनियन की सारी कंट्रीज, रशिया, जापान, साउथ कोरिया, ये सब इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज थी। और UNFCCC ने ये माना कि ये कंट्रीज सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं क्लाइमेट चेंज को, क्योंकि इनमें जो है इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, ये सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट होती है। इस वजह से इन कंट्रीज को बाइंडिंग टारगेट्स दिए गए थे। 1990 के लेवल से आपने बाइंडिंग टारगेट्स को अचीव करना है। बाइंडिंग टारगेट्स का मतलब क्या है कि आपकी ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन हो रहा है, जो ग्रीन हाउस गैस रिलीज हो रही है अलग अलग ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, उसको आपने 5% तक कम करना है। ये क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली कब इफेक्टिव होगा, यानी कि जो भी ये प्रोटोकॉल साइन करेंगे उसको इफेक्टिव करने के लिए सम मिनिमम नंबर ऑफ कंट्रीज नीड टू रेटिफाई दैट प्रोटोकॉल। रेटिफाई का मतलब क्या होता है? सिग्नेचर होता है कि आपने प्रोटोकॉल या अग्रीमेंट पे साइन कर दिया, लेकिन रेटिफाई का मतलब होता है कि आपने अपने देश की पार्लियामेंट से या अपने देश की गवर्नमेंट से, जो हेड ऑफ द स्टेट है, उससे सिग्नेचर करवा ली। जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होंगी उनके लिए रेटिफाई करने का मतलब होगा कि उनकी पार्लियामेंट में आपको साइन कराना है, जैसे इंडिया के अंदर, अमेरिका के अंदर। लेकिन जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं भी होंगी, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में ऐसी भी कंट्रीज हैं जो डेमोक्रेटिक नहीं है, तो वो अपने प्रेसिडेंट के सिग्नेचर को ही रेटिफिकेशन मान लेंगे। इस वजह से रेटिफिकेशन के अंदर जो टाइम लगता है, उसकी वजह से क्योटो प्रोटोकॉल का जो पहला फेज था वो 2007 के बाद से शुरू हो पाया, 2008 से लेके 2012 तक। और इन Annex 1 कंट्रीज को ये कमिटमेंट करना पड़ा कि हम 2012 तक अपने एमिशंस 5% कम कर देंगे एज कंपेयर टू 1990 में जितने हमारे एमिशंस थे उसके कंपैरिजन में 2012 तक हम 5% कम कर देंगे। लेकिन कई कंट्रीज आज की डेट में भी 5% कम नहीं कर पाई हैं, और यही वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। अब क्योटो प्रोटोकॉल का दूसरा फेज 2013 से 2020 तक था। बेसिकली इस क्योटो प्रोटोकॉल को आगे एक्सटेंड कैसे करना है, कितने टारगेट रखने चाहिए, क्लाइमेट चेंज के लिए पैसा कहां से आएगा, इस सब को लेके बहुत डिस्कशन हुआ, पर कोई अग्रीमेंट सामने नहीं आता था। ऐसा ही एक एग्रीमेंट था 2009 का COP जो हुआ था कोपेनहेगन में, और वहां पे कंट्रीज जो है एग्री नहीं कर पाई कि 2013 से लेके 2020 तक हमें कौन से टारगेट्स फॉलो करने चाहिए। लेकिन 2012 दोहा के COP में, जो दोहा कतर में है, वहां पे COP हुआ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और वहां पे एग्री किया गया कि क्योटो प्रोटोकॉल के इस सेकेंड फेज को आप 2013 से 2020 तक गिनोगे और अपनी जो ग्रीन हाउस गैसेज होंगी उनको और कम करोगे, यानी 18% कम करोगे एज कंपेयर टू 1990। ये सेकेंड फेज कभी भी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि इसे कंट्रीज रेटिफाई करने से मना कर गई। कनाडा ने मना कर दिया, USA ने मना कर दिया, और भी ऑस्ट्रेलिया ने भी मना कर दिया। तो ये डेवलप्ड कंट्रीज ही जब एग्री नहीं कर पा रही हैं, तो फिर आगे हम कैसे चलेंगे क्लाइमेट चेंज की नेगोशिएशन?
लेकिन फिर भी इसके बाद जो पेरिस एग्रीमेंट आया उसमें एक नई उम्मीद की किरण जागी। क्यों? क्योंकि 2015 के अंदर जो पेरिस एग्रीमेंट आया था उससे पहले आईपीसीसी ऑर्गेनाइजेशन, याद करें मैंने बताया था, आईपीसीसी की 5th असेसमेंट रिपोर्ट आई थी। मतलब वो हर बार कुछ समय के बाद असेसमेंट करता है एनवायरनमेंट का, और ये असेसमेंट रिपोर्ट ने बताया कि हमें अगर ग्लोब को, वर्ल्ड को बहुत ही बड़ी डिजास्टर से बचाना है, क्लाइमेट चेंज के बहुत ही हार्श इफेक्ट से बचाना है, तो हमें ग्लोबल टेम्परेचर्स को 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर अंदर रिस्ट्रिक्ट करना होगा। 2 डिग्री सेल्सियस मतलब जो एवरेज राइज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर के अंदर, उसको 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना पड़ेगा। और प्रेफरेबली चाहेंगे हम ये कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रहे, लेकिन अगर बाय चांस एक्सीड हो भी रहा है तो वो 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं होना चाहिए। अदरवाइज बहुत सारी पॉपुलेशन, बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन विल बी अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज बाय द ईयर 2100। अब इस रिपोर्ट के बाद कई सारी कंट्रीज जो हैं एक्टिव हो गई और उन्होंने कहा कि अब जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आएगी उसमें हमने डिस्कशन करना है 2020 के बाद के बारे में। क्यों? क्योंकि दोहा के अंदर आपने 2020 तक का तो टारगेट रख लिया था, ऑल्दो वो अचीव नहीं हो पाया, लेकिन 2020 के बाद की प्लानिंग करनी है। वो 2020 के बाद की प्लानिंग 2015 के अंदर हुई, जो COP21 यानी कि पेरिस के अंदर हुई। पेरिस एग्रीमेंट के अंदर बहुत ही डिटेल्ड तरीके से कंट्रीज को यह बोला गया कि अब सिर्फ एनेक्स 1 कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज ही टारगेट नहीं देंगे, हर एक कंट्री अपने अपने नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस देंगे। यानी कि वो कंट्री चाहे छोटी हो, चाहे डेवलप्ड हो, चाहे डेवलपिंग हो, वो हर कंट्री अपने कमिटमेंट्स देगी, वादे देगी कि हाँ ये चीज हम क्लाइमेट चेंज के अंदर कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार है। साथ ही साथ पेरिस के अंदर पेरिस क्लाइमेट डील का एम क्या है, जो आईपीसीसी की रिपोर्ट ने उन्हें बताया था कि हमने ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर जो हो रहा है उसको 1.5 डिग्री से 2 डिग्री के अंदर अंदर तक सीमित रखना है, प्रेफरेबली 1.5 डिग्री से अंदर ही रखना है। कंपैरिजन कहां से कर रहे हैं हम? प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, जो मैंने आपको पहले भी बताया। और पेरिस एग्रीमेंट के अंदर यहां भी डिस्कस हुआ था कि 5 साल के साइकिल्स तक बार बार स्टॉक टेकिंग की जाएगी। स्टॉक टेकिंग का मतलब है कि आपने जो टारगेट्स दिए हैं, जैसे मैंने कहा नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, ये जो आपने टारगेट दे दिए पेरिस एग्रीमेंट के अंदर, उसका हर 5 साल बाद रिव्यू होगा कि आप वो फॉलो कर रहे हो या नहीं। और साथ ही साथ उसको इंक्रीज करने के लिए भी आपको कहा जाएगा कि मान लीजिए मैंने कहा है कि मैं 1 गीगाटन इज द मास, 1 गीगाटन ग्रीन हाउस गैस कम कर दूंगा, तो अगले 5 साल में मुझे उसको 2 गीगाटन कम करने के वादे करने पड़ेंगे, मतलब इंक्रीज करना पड़ेगा अपना कमिटमेंट लेवल। और ये जो पेरिस एग्रीमेंट था इसे बहुत ही लैंडमार्क माना जा रहा था, क्योंकि इसने सभी न सभी कंट्रीज को कुछ ना कुछ टारगेट्स दिए थे। अब सवाल ये आता है कि इंडिया ने इस पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में क्या टारगेट्स दिए थे। इंडिया ने 3 बहुत ही क्वांटिटेटिव टारगेट्स दिए थे जिसको मेजर किया जा सकता है मैथमेटिकली। सबसे पहला उन्होंने जो NDC या नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस कहा था, वो ये था कि हम अपनी एमिशंस की इंटेंसिटी को 33 से 35% तक कम करेंगे इन कंपैरिजन टू 2005 लेवल्स। देखो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में जो भी NDCs थे ना, वो 2030 तक कंप्लीट करने थे। मतलब जो आप कमिटमेंट करोगे, आप कहोगे कि मैं 2030 तक ये कमिटमेंट पूरा कर दूंगा। तो पहला कमिटमेंट क्या था इंडिया का? एमिशंस इंटेंसिटी को कम करना। एमिशंस क्या होता है? जो 6 ग्रीन हाउस गैस मैंने आपको बताई, उनके जो एमिशन है उसकी वॉल्यूम को, उसके मास को कम कर देंगे। लेकिन एमिशन इंटेंसिटी इज डिफरेंट। इंटेंसिटी का मतलब है कि आप अपने GDP को डिनोमिनेटर में रखोगे, एमिशंस को, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को न्यूमरेटर में रखोगे, और वो जो आंसर आएगा उसको आप 33 से 35% कम करोगे। मतलब एमिशंस इंटेंसिटी 2005 में जो थी उसके मुकाबले 2030 में हमारी एमिशन इंटेंसिटी 33 से 35% कम होनी चाहिए। तो अगर 2005 में एमिशन इंटेंसिटी 100 थी, तो 2030 में एमिशन इंटेंसिटी 65 होनी चाहिए। ये हमारा पहला टारगेट था। दूसरा, हम अपने नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी को 40% कर देंगे। मतलब अगर मैं 100 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा हूं कंट्री के अंदर, तो उसका 40 गीगावाट यानी कि 40% नॉन फॉसिल फ्यूल से आना चाहिए। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस।
और आपको ये पता होगा कि इंडिया की मैक्सिमम एनर्जी, और इंडिया ही क्यों, बाकी सभी कंट्रीज जितनी भी डेवलप हुई हैं उनकी मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट कहां से पूरी होती है? इसी से, कोल पावर्ड थर्मल पावर प्लांट, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, इन सब से ही उनकी इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती है, स्पेशली कोल से। तो इसको आपने क्या करना है, आपने 40% इसमें से हटा के रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर डालना है। तो रिन्यूएबल एनर्जी में क्या क्या आ जाता है? सोलर पावर, विंड पावर, बायोमास पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब जो आते हैं आपके रिन्यूएबल में होते हैं। ये हमारा सेकंड टारगेट था। और तीसरा हमने टारगेट क्या रखा था कि हम कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन अचीव करेंगे। बेसिकली कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन या कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कैसे किया जा सकता है, उसका सबसे अच्छा और बेहतर तरीका है कि ट्रीज ग्रो करें, क्योंकि ट्रीज जो हैं वो अब्सॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से सबसे ज्यादा वॉल्यूम में ग्रीन हाउस गैस मौजूद है। इसको कैप्चर करने के लिए आपको एफॉरेस्टेशन करना होगा। एफॉरेस्टेशन यानी कि बड़ी क्वांटिटी में पेड़ लगाने होंगे। तो इंडिया ने कमिट किया कि हम 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 रिमूव करने जितने पेड़ लगाएंगे, मतलब इतनी एफॉरेस्टेशन करेंगे 2030 तक कि वो एटमॉस्फेयर में से 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 को अब्सॉर्ब कर सके। तो देखिए, ये थे हमारे कमिटमेंट्स पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर। अब इस क्लाइमेट एम्बिशन समिट में हमने दोबारा असर्ट किया है कि देखिए, एज कंपेयर टू आवर कमिटमेंट्स हम कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे क्या कहा? प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया ने 2005 से लेकर आज तक ऑलरेडी 21% अपनी एमिशन इंटेंसिटी कम कर दी है। याद रखिएगा, टारगेट क्या था? 33 से 35, और इन्होंने कहा कि 21% हम कम कर चुके हैं। ये भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो सोलर कैपेसिटी है हमारी, सोलर पावर कैपेसिटी, अगर हम उसे इंक्रीज करते हैं तो उससे हमारे टारगेट हो जाएंगे। सेकंड नंबर टारगेट 40 गीगावाट या 40% आपने नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी बनानी है। तो उसके लिए हम 2.6 गीगावाट से शुरू हुए थे 2014 में और 36 गीगावाट तक पहुंच चुके हैं 2020 के अंदर। साथ ही साथ हमारी रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है वो वर्ल्ड में चौथे नंबर पे है। ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि वो सोर्सेस जिसमें फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल नहीं होता है, और वो हमारी 4th नंबर पे है वर्ल्ड के अंदर। साथ ही साथ इंडिया ने क्या क्या एफर्ट्स किए हैं अपने क्लाइमेट चेंज के जो वादे किए थे 2015 के अंदर, उसको पूरा करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो 2015 के अंदर इंडिया और फ्रांस ने जॉइंटली बनाया था। इसमें इंडिया ने ऑलरेडी 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का प्रॉमिस कर दिया है। इसके अंदर ऑलरेडी देयर आर मोर देन 100 मेंबर कंट्रीज। साथ ही साथ इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? गुरुग्राम में, इंडिया के अंदर ही है, और इसका सेक्रेटेरिएट भी इंडिया के अंदर है। रिन्यूएबल एनर्जी के कंटेक्स्ट में हमने क्या टारगेट्स रखे थे? हमने ये टारगेट्स रखे थे कि 2022 तक हम 175 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। किससे? रिन्यूएबल एनर्जी से। उसके अंदर सोलर मिशन भी है, विंड एनर्जी भी है, बायोफ्यूल्स भी है, बायो एनर्जी भी है, तो ये सब आते हैं। वी आर ऑलमोस्ट ऑन ट्रैक ऑन अचीविंग दैट टारगेट्स। साथ ही साथ 2030 तक हमने और बढ़ा दिया टारगेट कि 450 गीगावाट जो एनर्जी होगी वो हम रिन्यूएबल सोर्सेज से लेके आएंगे। तो इंडिया के जो एफर्ट्स हैं वो बिल्कुल उस पाथ पे चल रहे हैं जो हमने कमिटमेंट्स की है पेरिस के अंदर। फिर भी बाकी कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, उनका ये कहना है कि डेवलपिंग कंट्रीज एनफ एफर्ट्स नहीं डाल रहे, कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के लिए। तो उसके लिए हम पहले देखते हैं कि बाकी कंट्रीज ने क्या वादे किए हैं। देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि वादा तो इन्होंने तब भी किया था जब क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया था, बट व्हेन आई टोल्ड यू दैट 5% डिक्रीज करना था इनको GHG, ग्रीन हाउस गैस, तब भी कई कंट्रीज इनमें से, स्पेशली US, UK, ऑस्ट्रेलिया, ये लोग अपने कमिटमेंट्स पूरे नहीं कर पाए। और अब जब इन्होंने अपने कमिटमेंट्स रखे हैं पेरिस एग्रीमेंट के अंदर, तो उस पर भी डाउट हो रहा है। सो वी विल सी कि पहले देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या टारगेट्स रखे। कई कंट्रीज ने अब अपने एमिशंस को जीरो करने का टारगेट रख दिया है। जीरो करने का टारगेट या नेट जीरो एमिशंस, इसका क्या मतलब है? नेट जीरो एमिशंस का मतलब ये नहीं है कि आपकी सारी फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, जो भी ग्रीन हाउस गैस रिलीज कर रही है वो सारे प्रोडक्ट्स बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपने नेट जीरो करना है तो आप अपनी ग्रीन हाउस गैसेस को कम करोगे
और साथ ही साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस को कैप्चर करते हैं चीजें, जैसे ट्रीज, एफॉरेस्टेशन, या आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज भी हैं जिससे आप एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके स्टोर कर सकते हो। इन चीजों में अगर इन्वेस्ट करोगे, दोनों में, ग्रीन हाउस गैस कम करने में और कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन के कैप्चर करने में, तो आप ऐसा कर सकते हो कि अपनी कार्बन एमिशंस को जीरो तक लेके आ सकते हो। जितना एमिट कर रहे हो उतना ही अब्सॉर्ब कर रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से कई कंट्रीज ने नेट जीरो के टारगेट्स रखे हैं। उसमें सबसे आगे है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन ने क्लाइमेट इमरजेंसी भी डिक्लेयर की थी पिछले साल, और यह भी कहा था कि हम 2050 तक अपनी जो ग्रीन हाउस गैस के एमिशन हैं उसको नेट जीरो कर देंगे। रिसेंटली अगस्त के अंदर चाइना ने भी कुछ ऐसा ही वायदा किया है कि 2060 तक हम अपने एमिशंस को जीरो कर देंगे, नेट जीरो, ठीक है। नेट जीरो मैं आपको समझा चुका हूं। ऐसे ही नेट जीरो टारगेट्स बहुत कंट्रीज रख चुकी हैं, जैसे अर्जेंटीना, मेक्सिको, कनाडा, जापान, जर्मनी, फ्रांस, कोरिया, इटली। तो ये यूरोप की कई कंट्रीज अपने नेट जीरो टारगेट्स रख चुकी हैं। लेकिन हम ये देखेंगे कि क्या सिर्फ नेट जीरो टारगेट्स होने से, रखने से काम हो जाएगा पूरा। हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज की नेगोशिएशंस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। जब UNFCCC सबसे पहली बार साइन हुआ था रियो डे जनेरियो के अंदर, तो वहां पे ये डिस्कस हुआ था कि देयर विल बी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इस कंसेप्ट का क्या मतलब है कि हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए सबको साथ में काम करना पड़ेगा, ये तो एग्रीड है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज ने एक तो सबसे ज्यादा पोल्यूशन किया है, सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूट किया है, और दूसरा उन कंट्रीज के पास ज्यादा इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं कि वो अपने कंट्रीज के एमिशंस को कम कर सके एज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। ये था CBDR का कंसेप्ट, लेकिन 2003 के बाद से डेवलप्ड कंट्रीज इस कंसेप्ट को मानने से तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं कि सबको आप टारगेट्स दो और सारी कंट्रीज, चाहे वो डेवलपिंग हो, डेवलप्ड हो, उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी चाहिए। तो एक ड्रॉबैक तो ये रहा है क्लाइमेट नेगोशिएशंस के अंदर कि CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर अग्रीमेंट नहीं बन पाया है। दूसरा प्रॉब्लम क्या रहा है कि डेवलप्ड कंट्रीज ने जो कमिटमेंट्स किए हैं वो पूरे नहीं कर पाए। एक तो मैंने आपको पहले भी बताया कि परसेंटेज ऑफ ग्रीन हाउस गैस कम करना था, वो नहीं कर पाए। दूसरा, डेवलप्ड कंट्रीज ने फाइनेंस से रिलेटेड भी कई कमिटमेंट्स किए थे जो वो पूरे नहीं कर पाए। फॉर एग्जांपल 2009 के अंदर जो कोपेनहेगन समिट हुआ था, COP15, वहां पे इन कंट्रीज ने कहा था कि हम 2020 तक हर साल $100 बिलियन की हेल्प देंगे डेवलपिंग कंट्रीज को फॉर द क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन। अब मिटिगेशन क्या होता है और अडेप्टेशन क्या होता है? बेसिकली मिटिगेशन का मतलब है कि आप क्लाइमेट चेंज को जो कॉज करने वाली चीजें हैं उनको रिड्यूस करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में कुछ चेंज लाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम थर्मल पावर प्लांट की जगह सोलर पावर प्लांट लगाते हैं तो उसमें GHG या ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम होगा, तो उसको मिटिगेशन कहेंगे। और अडेप्टेशन क्या होता है? अडेप्टेशन होता है कि हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये क्लाइमेट चेंज होगा और जो इसके इंपैक्ट होंगे उससे बचने के लिए हम अडेप्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि क्लाइमेट चेंज होगा तो सी लेवल्स जो है वो राइज करेगा, ठीक है। और सी लेवल्स जो राइज करेगा, समुद्र का लेवल जब राइज करेगा, तो कोस्टल जो टाउन्स एंड सिटीज हैं वहां पे वाटर आ जाएगा, वो कोस्ट सबमर्ज होने के चांसेस हैं, पानी उनके जमीन के ऊपर आ जाएगा। इसके लिए अडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स होंगे, जैसे कि वहां की पॉपुलेशन को उस कोस्ट के पास से हटा के कहीं और रिलोकेट करना, तो उसे कहेंगे हम अडेप्टेशन, कि हम अडेप्ट कर रहे हैं। तो मिटिगेशन और अडेप्टेशन दोनों के लिए ही इनको कहा गया था कि आपको $100 बिलियन दिए जाएंगे एवरी ईयर बाय 2020। तो हम एक ऐसा मैकेनिज्म बना देंगे कि हर साल डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को $100 बिलियन दें। लेकिन ऐसा बन नहीं पाया और अभी तक $37 बिलियन ही सारा कंट्रीब्यूशन जोड़ के इन डेवलप्ड कंट्रीज ने दी। क्या इंडिया को भी नेट जीरो टारगेट्स रखने की जरूरत है? इकोनॉमिक सर्वे का ऐसा मानना है कि अभी हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इसका एक कारण तो है कि हम ऑलरेडी अचीव कर रहे हैं जो हमने पेरिस कमिटमेंट किए हैं, और दूसरी चीज ये है कि अगर हम इस ग्राफ को देखें तो हम ये देखेंगे कि इंडिया इतना बड़ा कंट्रीब्यूटर है ही नहीं ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन में और क्लाइमेट चेंज में। इस ग्राफ को देखिए, चाइना ऑलमोस्ट 25% यानी कि 1/4 कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस गैसेस को।
उसके बाद आता है यूएस जो ऑलमोस्ट 16% करता है, उसके बाद आता है यूरोपियन यूनियन जो 10% करता है, और इंडिया सिर्फ 6% कंट्रीब्यूटर है पूरे क्लाइमेट चेंज के अंदर जो ग्रीन हाउस गैसेस आ रही हैं उसके लिए। तो क्या इंडिया को नेट जीरो करने की जरूरत है? अगर आप कहेंगे कि नहीं, तो इसका एक सपोर्ट हो गया ये ग्राफ। दूसरा सपोर्ट क्या हो गया कि इंडिया अभी डेवलपमेंट के उस स्टेज पे नहीं पहुंचा है कि वो बाकी डेवलप्ड कंट्रीज की तरह स्टेप्स ले सके। इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 ने एक बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वेशन दी। वो क्या थी? अगर हम अपना एनर्जी कंजम्पशन 2.5 टाइम्स बढ़ाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम अपना एनर्जी कंजम्पशन 2.5 टाइम्स बढ़ाते हैं पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन कहीं से भी एनर्जी आ सकती है, कोल, थर्मल पावर प्लांट्स, नेचुरल गैस, अगर हम उसको पर कैपिटा यानी कि एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, इस फिगर को 2.5 टाइम्स तक बढ़ाते हैं, तब जाके हम लोग एक अपर मिडिल इनकम इकोनॉमी बढ़ पाएंगे। अपर मिडिल इनकम इकोनॉमी का मतलब है कि हम $5,500 पर कैपिटा जीडीपी पे आ जाएंगे। अगर हम इस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं ना कि हम डेवलप्ड कंट्री कहलाना चाहें, तो हमें 2.5 गुना अपनी एनर्जी कंजम्पशन अभी बढ़ानी है। we are nowhere near the levels of the developed countries in terms of energy consumption। और अगर एनर्जी कंजम्पशन करनी है तो वो कोल से भी आ सकती है, थर्मल पावर प्लांट से भी आ सकती है, और साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स तो हम पूरे कर ही रहे हैं। इसके लिए हमें अब नेट जीरो एमिशंस के टारगेट रखने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज क्या बोली है हमारे इकोनॉमिक सर्वे ने कि अगर हम पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन, वही फिगर जो हम एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के सेक्टर के अंदर एनर्जी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर के सेक्टर एनर्जी हो, उसको 4 गुना बढ़ाएंगे, तब जाकर हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो होंगे वो अच्छे होंगे। यानी कि यूएनडीपी के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर हमारा स्कोर 0.8 से ज्यादा आएगा, विच इज कंसिडर्ड अ डेवलप्ड इकोनॉमी या डेवलप्ड कंट्रीज। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या क्या मेजर किया जाता है? हेल्थ, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें डेवलप्ड कंट्री मानना और हमसे ये एक्सपेक्ट करना कि हम जीरो एमिशंस कर दे, दैट विल बी अनफेयर टू इंडिया एंड सेवरल अदर डेवलपिंग कंट्रीज। इसीलिए हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे जो कंट्रीब्यूशन चल रहे हैं वर्ल्ड क्लाइमेट के अंदर, क्लाइमेट चेंज को लेके, वो अच्छे हैं, सफिशिएंट है, ऑल्दो इसके अंदर सुधार लाया जा सकता है और गवर्नमेंट या जो भी अथॉरिटीज हैं इसके अंदर सुधार ला रही हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली एक एपेक्स कमेटी बनाई गई थी जिसने पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट के अंदर जो हमने टारगेट्स दिए हैं उसकी अचीवमेंट को मॉनिटर किया जाएगा। सो दैट कमेटी विल मॉनिटर द अचीवमेंट्स कि आपने अच्छा 2.5 से 3 टन कम करना था CO2, 2022 में देखेंगे इतना हो गया, 2023 में देखेंगे इतना हो गया। अच्छा, एंड ऑफ कोर्स 2025 के बाद इंडिया इन कमिटमेंट्स को इंक्रीज भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है। इसलिए the way forward is to carry on doing the work which was given in the Paris Climate Agreement, and along with that आपको डेवलप्ड कंट्रीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने इस पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट से विड्रॉ कर दिया था क्योंकि वो ये बिलीव नहीं करते थे कि क्लाइमेट चेंज के लिए डेवलप्ड कंट्रीज को पैसे देने चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज को, बट दैट इज सून गोइंग टू चेंज क्योंकि जो बाइडेन ने कहा है कि पहले दिन जब वो प्रेसिडेंट बनेंगे 20 जनवरी व्हेन ही विल बी स्वर्न इन एज द प्रेसिडेंट, वो दोबारा ज्वाइन करेंगे पेरिस क्लाइमेट डील को। सो दैट वाज ऑल इन दिस वीडियो। I really hope you liked the video. Please subscribe our YouTube channel. If you have any queries, please contact us on the email ID given on your screen. You can also WhatsApp us on the given number. Thank you.